मेरे भैया जब भी मुझे देखते थे तो उनकी नज़रों में एक अजीब सा संदेह झलकता था। उनकी नज़रें हमेशा मुझे असहज कर देती थीं। फिर एक दिन भैया मेरे कमरे में आए और अपना वह निकाल कर लगता 2 घंटे तक मेरी दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है। मैं एक छोटे से शांत और सरल शहर में रहती हूँ। यह शहर भले ही बड़ा ना हो, लेकिन इसकी गलियां और यहाँ की खुशबू मेरी रग रग में बसी हुई है। मेरे परिवार में मेरी माँ और मेरे बड़े भाई समीर भैया हैं। हमारे परिवार की कहानी सामान्य सी दिखती है, लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य छिपे हैं जिनसे मेरी जिंदगी हमेशा उलझी रही। मैं बहुत छोटी थी जब एक दिल दहला देने वाली घटना ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मेरे पापा, जो हमारे परिवार की रीढ़ थे, एक हादसे में हमसे दूर चले गए। उनके जाने के बाद हमारे घर का हर कोना जैसे वीरान हो गया था। मम्मी और भैया ने मुझे संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन पापा की कमी कभी पूरी नहीं हो सकी। भैया ने पिता की भूमिका बखूबी निभाई। वो एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते थे और मम्मी एक साधारण हाउसवाइफ थी। भले ही मम्मी ने अपनी सारी खुशियां हमारे लिए कुर्बान कर दी, लेकिन पापा के जाने का दर्द उनकी आंखों में हमेशा दिखता था। हालांकि मेरे दिल में हमेशा एक सवाल था जिसे मैंने कभी किसी से पूछने की हिम्मत नहीं जुटाई। गांव के कुछ लोग और मेरे कुछ दोस्त अक्सर कहते थे कि पापा की मौत महज एक हादसा नहीं थी। यह बात सुनकर मेरे मन में हमेशा हलचल मच जाती थी, लेकिन न जाने क्यों मैंने कभी इस बात की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। कुछ दिनों पहले मैंने भैया के व्यवहार में कुछ अजीब बदलाव देखे। वह अब कॉलेज नहीं जा रहे थे। मम्मी ने जब उनसे पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा, माँ, मुझे कॉलेज में कुछ दिनों के लिए प्रमोट किया गया है। अब मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। मम्मी को भैया की बातों पर हमेशा भरोसा रहता था, इसलिए उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए। लेकिन मेरे मन में सवालों का तूफान उठने लगा। आखिर भैया किस कॉलेज में पढ़ाते हैं और कौन सा विषय? मैंने उन्हें कभी घर पर कॉलेज का काम करते नहीं देखा। भैया जब घर पर नहीं थे, मैंने उनकी अलमारी खंगालने की हिम्मत जुटाई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं अलमारी के हर कोने में देख रही थी, दस्तावेज, फाइलें, कोई आईडी कार्ड, कुछ भी जो उनकी नौकरी के बारे में बताता हो। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। न कोई पेपर, न कोई किताब, न कोई सुराग। ये अजीब था। क्या भैया सच में कॉलेज में पढ़ाते हैं, या फिर ये सब कुछ और ही है? उस दिन अलमारी से खाली हाथ लौटने के बाद मेरा शक और बढ़ गया। कुछ दिन बाद की बात है। वह एक ठंडी शाम थी। मम्मी मंदिर गई हुई थी और मैं किचन में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। घर में हल्की सी खामोशी थी। तभी भैया लौटे। उनके चेहरे पर अजीब सा तनाव था और वह कुछ बड़बड़ा रहे थे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जैसे उसे मारा वैसे तुम्हें भी मार दूंगा। उनके शब्द सुनकर मेरे हाथ कांप गए। वह नशे में लग रहे थे। उनके पैर लड़खड़ा रहे थे और उनके पैरों में कीचड़ लगा हुआ था। मैंने धीरे से खिड़की से झांक कर देखा। भैया बाहर नल पर हाथ पैर धो रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। यह सब मेरे लिए बिल्कुल नया था। भैया, जिन्होंने कभी शराब नहीं पी थी, अब नशे में थे। उनके शब्द और उनका अजीब व्यवहार मेरे दिल में गहरी बेचैनी पैदा कर रहे थे। भैया के इस बदलते व्यवहार ने मेरी चिंताओं को और बढ़ा दिया। उनके शब्द बार बार मेरे कानों में गूंज रहे थे, जैसे उसे मारा वैसे तुम्हें भी मार दूंगा। यह उसे कौन था? क्या भैया सच में किसी की हत्या के बारे में बात कर रहे थे? उस दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैं बाथरूम में स्नान कर रही थी। पानी की बूंदें जैसे मेरी थकान मिटा रही थीं। लेकिन अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है, जैसे दीवारों के पीछे से कोई छिपकर मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। यह एहसास इतना तीव्र था कि मेरी सांसें रुकने लगीं, मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और बाथरूम से बाहर भाग आई। लेकिन जब बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। क्या यह मेरा भ्रम है? मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। मैं अपने कमरे में गई और बाल सुखाने लगी। लेकिन तभी वही डरावना एहसास फिर से हुआ। इस बार ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे के पीछे खड़ा होकर मुझे घूर रहा हो। मेरी रगों में खून जैसे जमने लगा। घर में मुझसे, मम्मी और भैया के अलावा कोई नहीं था। तो फिर यह कौन हो सकता था? डर के मारे मैंने मम्मी को पुकारा, मम्मी, मम्मी। लेकिन घर में खामोशी थी। मैंने कई बार आवाज दी पर कोई जवाब नहीं आया। मम्मी के कमरे में गई तो देखा वह अपने बिस्तर पर सो रही थी।
उनका चेहरा थका हुआ लग रहा था। मैंने उन्हें झकझोर कर जगाया और कहा, मम्मी, मैं कब से आपको बुला रही हूँ, आपने क्यों नहीं सुना? नींद में डूबी मम्मी बोली, बेटी, मुझे नहीं पता क्या हुआ। मंदिर से लौटकर मैंने पानी पिया और अचानक इतनी गहरी नींद आ गई कि कब सो गई कुछ याद ही नहीं। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर मम्मी सो रही थीं तो मुझे देखने वाला कौन था? क्या यह मेरा वहम था या सच में कुछ गलत हो रहा था? थोड़ी देर बाद भैया घर आए। उनके चेहरे पर तनाव था और आंखों में कुछ छिपा हुआ डर। उन्होंने मम्मी से कहा, मम्मी, खाना दो, बहुत भूख लगी है। लेकिन जब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई अपराधी हूँ। उनकी नज़रों में अजीब सा गुस्सा और रहस्य छिपा हुआ था। उनकी वह घूरती हुई आंखें मेरे दिल में खौफ पैदा कर रही थीं। खाना खाकर भैया घर से बाहर चले गए, लेकिन जाते जाते बार बार पलटकर मुझे देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके मन में कुछ उथल पुथल चल रही हो। भैया के जाने के बाद मैंने उनके कमरे की ओर कदम बढ़ाए। मैं जानना चाहती थी कि उनके व्यवहार में यह बदलाव क्यों आया है। उनकी अलमारी मेरे सवालों का जवाब दे सकती थी। मैंने धीरे से अलमारी खोली। अंदर झांकते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी मुझे अचानक भैया की आवाज़ सुनाई दी, कौन है वहाँ? उनकी आवाज़ सुनकर मेरे पैर ठिठक गए। उन्होंने कमरे की ओर कदम बढ़ाए। मैं तुरंत अलमारी बंद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन देर हो चुकी थी। भैया कमरे में आ गए। उनकी आंखों में शक और गुस्सा था। उन्होंने अलमारी खोली और उसमें से एक धारदार चाकू और कुछ गोलियां निकालीं। गोलियां देखकर मेरी सांसें रुक गईं। ये गोलियां बेहोशी और नींद की थीं। ये सब भैया के पास क्यों है? ये किसके लिए है? मेरे मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। भैया ने चाकू और गोलियां अपनी जेब में रख लीं और कमरे से बाहर चले गए। मैं वहीं छिपी रही, सांसें थामे। उनके जाने के बाद मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकली। दिमाग में अब तक का सबसे बड़ा डर बैठ गया था। भैया के पास यह चाकू और गोलियां क्यों थीं? क्या वह किसी को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं, या यह सब मुझसे जुड़ा है? मैंने ठान लिया कि अब इस रहस्य का पर्दाफाश करना ही होगा। मैं मम्मी को यह सब बताने वाली थी, लेकिन फिर सोचा कि इससे वह डर जाएंगी। इसलिए मैंने अकेले ही सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। अगले दिन जब मैं बाथरूम में नहा रही थी तो मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। जैसे ही मैं बाहर निकली, वह गायब हो गया। फिर जब मैं अपने कमरे में बाल सुखा रही थी, मुझे फिर वही एहसास हुआ कि कोई मुझे चुपके से देख रहा है। अब मुझे शक होने लगा कि कहीं भैया ही तो मुझे नहीं देख रहे, और भैया ने अपने कमरे में किसी को भी जाने से मना क्यों कर रखा था? आखिर ऐसा क्या था उनके कमरे में और उनकी अलमारी में? फिर एक दिन मैंने मौका देखकर भैया के कमरे में जाने का फैसला किया। जब मैं अंदर गई और अलमारी खोली तो जो देखा उससे मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। भैया की अलमारी में एक लाल साड़ी, एक धारदार चाकू, सिंदूर की डिब्बी, कुछ चूड़ियां और पंडित जी के कपड़े रखे थे। वहां पर भैया के कॉलेज के कोई भी दस्तावेज नहीं थे, नहीं कोई किताब। ये सब देखकर मैं हैरान रह गई, लेकिन मैंने ये सब मम्मी को ना बताने का फैसला किया। एक दिन शाम का वक्त था। मम्मी बगल वाले घर में गई हुई थी और मैं मंदिर गई हुई थी। मैंने अपनी चप्पलें मंदिर के बाहर उतारी और पूजा की सामग्री लेकर मंदिर के अंदर चली गई। जब मैं पूजा करके लौट रही थी, तभी अचानक किसी ने मेरे मुंह पर कपड़ा डाल दिया और मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मम्मी मेरे सामने बैठी थी और मेरे कपड़े गंदे हो चुके थे, उन पर मिट्टी लगी थी। मुझे नीचे बहुत दर्द हो रहा था और मैं ठीक से ना बैठ पा रही थी, नहीं चल पा रही थी। मैं खुद को देखकर चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। मंदिर से थोड़ा दूर चलने के बाद किसी ने मुझे पीछे से जोर से पकड़ा और मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे मन और दिमाग में एक बड़ा संघर्ष चल रहा था कि यह सब किसने किया होगा। मैं जैसे सदमे में चली गई थी। मैंने सबसे बात करना बंद कर दिया और बस अपने ही ख्यालों में खोई रहती। बार बार वो पल मेरी आंखों के सामने आ रहा था जब किसी ने मुझे पीछे से पकड़ा था, और उसके बाद का सब कुछ अंधकार में था। मैं जिंदा तो थी, लेकिन जैसे मेरी आत्मा ही मर चुकी थी। मेरा दिल हर वक्त उसी क्षण को याद कर रहा था जब किसी ने मुझे पकड़ा था। एक बात जो मुझे याद आई, उससे थोड़ा सुकून मिला। जिसने मुझे पकड़ा था उसके हाथ पर पीले कपड़े और लावा बंधा हुआ था और उसने हवाई चप्पल पहन रखी थी। मैं सोचने लगी कि वह कौन हो सकता है।
मेरे दिल पर लगे घाव मिटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब तो मुझे अपने शरीर से भी घिन आने लगी थी। जब से यह घटना हुई तब से मेरे भैया भी घर से गायब थे। मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में सवालों का बवंडर मचा हुआ था। मैं किसी भी तरह से यह पता लगाना चाहती थी कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। मेरे चेहरे पर जो नाखूनों के निशान थे वे मेरी आत्मा पर लगे दागों से कम थे, जो मुझे अंदर से खत्म कर रहे थे। मेरी मम्मी मुझसे बार बार कह रही थी, बेटी कुछ खा लो, लेकिन मेरे दिमाग में बस वही सवाल गूंज रहा था। वह पीले कपड़े वाला आदमी कौन था? उस दिन जब मेरे सवालों का गुब्बार फूट पड़ा, मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी, भैया और मेरा रिश्ता क्या है? उनकी आंखों में पल भर के लिए ठहराव आया और फिर ठंडी आवाज में जवाब दिया, समीर, तुम्हारे भाई हैं। लेकिन मेरे मन में उठते सवालों का तूफान यहीं थमने वाला नहीं था। मैंने सीधा दूसरा सवाल दागा, भैया कहाँ हैं? जब से ये सब हुआ है तब से वह क्यों गायब हैं? मम्मी ने एक गहरी सांस ली, मानो किसी बड़े बोझ को अपने दिल से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूं। वह बोली, वह तो दूसरे शहर गया है। उसने बताया था कि उसे कॉलेज से निकाल दिया गया है और अब वह नौकरी ढूंढने बाहर जा रहा है। जिस दिन तुम्हारे साथ यह घटना हुई उसी दिन वह चला गया था। मम्मी के ये शब्द किसी रहस्य के दरवाजे खोलने वाले थे। मेरे अंदर एक अजीब सा डर और बेचैनी उमड़ पड़ी। क्या यह महज संयोग था या भैया की गायब होने की वजह कहीं और गहरी थी? मुझे लगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही हो। मैं बिना कुछ सोचे समझे बिस्तर से उठी और दौड़ते हुए भैया के कमरे की ओर भागी। अलमारी खोली, लेकिन वह पूरी तरह खाली थी। वहां न कपड़े थे, न कोई दस्तावेज। ऐसा लगा मानो भैया ने अपनी हर पहचान मिटा दी हो। मैं गुस्से और हैरानी में मम्मी के पास पहुंची और चीख कर कहा, मम्मी, सच सच बताओ, भैया कौन है और तुम मुझसे क्या छिपा रही हो? अम्मी कुछ पल खामोश रहीं। उनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और भारी आवाज में बोली, बेटा, ये सच बताने का वक्त शायद अब आ गया है। उन्होंने कहना शुरू किया, जब तुम्हारे पापा की मौत हुई थी उससे 1 महीने पहले ही समीर हमारे घर आया था। तुम्हारे पापा उसे कहीं बाहर से लाए थे। उन्होंने कहा था, यह लड़का बहुत अच्छा है। हम सब ने उसे अपना लिया, लेकिन उसकी सच्चाई क्या थी यह तुम्हें अब जाननी चाहिए। अम्मी ने गहरी सांस लेकर एक दर्दनाक कहानी बयां की। एक रात तुम्हारे पापा बरसात में सुनसान पहाड़ी पर फंसे थे। गाड़ी पंचर हो गई थी और आसपास मदद का कोई नामो निशान नहीं था। तभी उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। वह वहां रात बिताने चले गए। उस झोपड़ी में एक लड़का अकेला रह रहा था। तुम्हारे पापा ने उससे पूछा, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? उसने कहा, मेरे मम्मी पापा का कोई अता पता नहीं है। मुझे एक आदमी ने पाला था, लेकिन उसकी हाल ही में हत्या कर दी गई। अब मैं बिल्कुल अकेला हूं। सुनकर पापा का दिल पिघल गया। उन्होंने उस लड़के पर दया करते हुए कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। उस दिन से वह लड़का समीर हमारे घर का हिस्सा बन गया। पापा ने कहा था, जितना प्यार मैं अपनी बेटी को दूंगा उतना ही इस लड़के को भी दूंगा। उन्होंने समीर को हर सुविधा दी, हर जरूरत पूरी की। एक दिन की बात है, पापा और समीर एक जरूरी काम से कार में जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हुआ। इस हादसे में पापा की मौत हो गई, लेकिन समीर बच गया। उसे सिर पर बस हल्की चोट आई थी। इस दिन के बाद समीर और मैं हमेशा घर में ही रहे। वह मेरा सबसे करीबी था। मैंने उसे हमेशा अपने सगे भाई की तरह प्यार दिया। वह भी मुझसे अलग कभी नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, पापा की मौत को लेकर मेरे मन में शक गहराने लगा। एक दिन मेरी डॉक्टर दोस्त ने मुझसे कहा, तुम्हारे पापा की मौत कोई हादसा नहीं थी, ये एक साजिश थी। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उससे पूरी सच्चाई जाननी चाही। जब मैंने उससे फोन पर बात की तो उसने एक चौंकाने वाली कहानी सुनाई। उसने बताया, जब तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ और उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लाई गई, तब मैं उसी अस्पताल में काम कर रही थी। पोस्टमार्टम से पता चला कि पापा की मौत एक्सीडेंट से हुई ही नहीं थी। उनकी मौत तो एक्सीडेंट के 15 मिनट पहले ही हो चुकी थी। यह सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैंने उससे और जानकारी मांगी। उसने कहा, पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों को पापा के सिर के पीछे एक स्टील की नुकीली पिन मिली थी, जिस पर एक जहरीला लिक्विड लगा हुआ था। यह लिक्विड इतना खतरनाक था कि किसी भी इंसान या जानवर को कुछ ही सेकंड में मार सकता था।
डॉक्टर ने बताया। इस मामले को दबाने के लिए हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को लाखों रुपए दिए गए थे ताकि पापा की मौत को एक हादसा बताया जा सके। लेकिन उस वक्त मैं भी वहां थी और यह सारा सच जान गई। मेरी दोस्त ने एक और रहस्यमय बात बताई। उसने कहा, उस दिन अस्पताल में एक आदमी पुजारी के कपड़ों में देखा गया था। वह बहुत अजीब बर्ताव कर रहा था, लेकिन मैं यह नहीं जान पाई कि वह कौन था। सके इस खुलासे के बाद मेरी सोच में हलचल मच गई। मेरा शक अब सीधे समीर पर जा रहा था, लेकिन वह उस समय छोटा था। क्या वह यह सब कर सकता था, या यह किसी रिश्तेदार या किसी और का किया हुआ काम था? मैंने ठान लिया कि चाहे जो हो, मैं इस रहस्य का पर्दाफाश करके रहूंगी। पापा की मौत का सच जानना अब मेरी जिंदगी का मकसद बन चुका था। कुछ दिनों बाद मैं एक काम से दूसरे शहर जा रही थी। तभी मेरी नज़र एक मंदिर के अंदर एक आदमी पर पड़ी। मुझे लगा कि वह शायद मेरा भाई ही था। मैंने तुरंत गाड़ी रुकवा और उस मंदिर की तरफ भागी, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंची वह आदमी गायब हो चुका था। मुझे यकीन हो गया था कि वह मेरा भाई ही था, जिसने मुझे देख लिया और मौका मिलते ही वहां से चला गया। मुझे अब पूरा यकीन हो चुका था कि यह सब मेरे भाई का ही काम है। अब मुझे बस भाई को ढूंढना था। मैंने चोरी छुपे उस मंदिर पर नजर रखनी शुरू कर दी। 1 दिन 2 दिन, ऐसे ही 5-6 दिन बीत गए, लेकिन भैया दोबारा मुझे वहां नहीं दिखे। मैंने मंदिर पर नजर रखना छोड़ दिया और वापस घर की तरफ लौट रही थी। जैसे ही मैं घर की ओर मुड़ी, मैंने भैया को देखा। वे एक गाड़ी से उतर रहे थे और उन्होंने वही पंडित की वेशभूषा पहनी हुई थी। वही कलावा, वही ही कपड़े जो मैंने उनके किडनैप के समय देखे थे। जैसे ही भैया मंदिर की ओर बढ़े, मैं उनके सामने आ गई। मुझे देखते ही भैया चौंक गए। मैंने बिना देरी किए उनसे सवाल करने शुरू कर दिए। भैया, आपने मेरे पापा को क्यों मारा? आपने ऐसा क्यों किया? मेरे सवाल सुनते ही भैया ने मेरा मुंह बंद कर दिया और मुझे किनारे ले जाकर अपने साथियों को बुलाया। सभी पंडित के भेष में थे और सबके हाथ में कलावा बंधा था। उन सभी ने मुझे पकड़ लिया और एक कमरे में बंद कर दिया। मेरे मुंह पर टेप चिपका दिया गया। करीब 3 घंटे तक मैं चिल्लाती रही, पर कोई नहीं आया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और भैया अंदर आए। मैं फिर से चिल्लाने लगी, लेकिन भैया ने कहा, प्रीति चुप हो जा, नहीं तो मैं तेरा टेप नहीं हटाऊंगा। थोड़ी देर शांत होने के बाद भैया ने टेप हटाया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। भैया, आपने ऐसा क्यों किया? पापा ने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। भैया ने मुझे गले लगाते हुए कहा, प्रीति चुप हो जा। मुझे पता है कि जो मैं कहूंगा तू उसे नहीं समझेगी, लेकिन तुझे सुनना पड़ेगा। तुझे लगता है कि पापा की मौत मेरी वजह से हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। पापा सिर्फ तेरे पापा नहीं थे, वह मेरे भगवान थे। उन्होंने मुझे कचरे से उठाकर अपने घर में जगह दी, तुझ जैसी बहन दी और मुझे माँ का प्यार भी दिया। मैं भला उनके साथ ऐसा क्यों करूंगा? भैया की बातों में एक ऐसी गंभीरता थी जो मेरे दिल में डर और सवालों का तूफान पैदा कर रही थी। लेकिन उन्होंने आगे कहा, एक बार जब मैं और पापा शहर जा रहे थे, पापा के फोन पर एक कॉल आई। किसी ने कहा, सेठ जी 1 लाख रुपये तैयार हैं, जल्दी से उस खाली मकान में आ जाओ। पापा ने गाड़ी स्टार्ट की और उस मकान के पास पहुंच गए। पापा ने मुझसे कहा, बेटा तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। मैंने हामी भर दी और इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद पापा दौड़ते हुए आए। उनके सिर से खून बह रहा था। मैं घबराकर गाड़ी से उतरा और पूछा, पापा क्या हुआ? पापा बोले, बेटा मैं नहीं बचूंगा, तुम यहां से भाग जाओ, नहीं तो वे तुम्हें भी मार देंगे। मैं डर गया था, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और पापा को गाड़ी में बिठाकर चल पड़ा। भैया की आवाज में दर्द था और उसकी बातों से मुझे महसूस हो रहा था कि वह कितनी मुश्किलों से गुजर चुका था। भैया ने आगे कहा। थोड़ी दूर जाने के बाद पापा ने गाड़ी रुकवाई और हम बात करने लगे। मैं रोते हुए कह रहा था, पापा मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तभी अचानक पीछे से एक ट्रक ने हमारी गाड़ी को जोर से टक्कर मारी। हमारी गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई, लेकिन पेड़ से टकराने से पहले ही पापा इस दुनिया से जा चुके थे। गाड़ी के टकराने से मेरे सिर पर चोट लगी और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि वहां पुलिस और एम्बुलेंस मौजूद थे। मेरे माथे पर पट्टी बंधी थी और मैंने देखा कि पापा को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। भैया की आंखों में एक गहरी कशिश थी, जैसे वह उस पल को फिर से जी रहे हों। फिर उसने कहा, उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं पापा की मौत का बदला जरूर लूंगा।
मैंने एक चाकू, सिंदूर और एक लाल साड़ी मंगवाई। उसी लाल साड़ी में चाकू बांधकर मैंने पापा के कातिल से बदला लिया। अब मुझे सिर्फ तेरा बदला लेना बाकी था। जब तेरे साथ वो हादसा हुआ था, तू बेहोश थी। तुझे उस हालत में देखकर मेरा दिल टूट गया और मैंने प्रण किया कि जब तक तेरा बदला नहीं लूंगा, घर वापस नहीं जाऊंगा। भैया की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं पूरी तरह से भावनाओं के सैलाब में बह गई। भैया ने मुझे गले से लगा लिया और कहा, पगली, मैं तेरा भाई हूं। जिसने भी तुझसे गलत किया है, मैं उससे एक एक चीज का हिसाब लूंगा। भैया ने मुझे दिलासा देते हुए गले से लगाया और हम दोनों बाहर आ गए। मुझे अब सुकून था, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वह मेरे लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब भैया मंदिर में ही रहने लगे थे और सही समय का इंतजार कर रहे थे ताकि वह अपने अगले कदम को सही तरीके से उठा सके। मैं चुपचाप घर आई और मम्मी को सब कुछ बता दिया। यह सुनकर मम्मी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं खुश थी क्योंकि मेरे सारे दुख अब दूर हो गए थे। भैया निर्दोष थे और अब मुझे यह विश्वास हो चुका था कि वह मेरे साथ हर कदम पर खड़े थे। अगले दिन जब मैं बाथरूम में स्नान कर रही थी तो मुझे एक परछाई दिखाई दी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं तुरंत बाहर आई और चिल्लाकर पूछा, कौन है? मैंने दरवाजे की तरफ देखा, जो बाथरूम के पास था, और उसे थोड़ा हिलता पाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे समझ में आ गया कि जो रोज मुझे नहाते वक्त देखता था वह कोई और था। मैंने तुरंत भैया को फोन करके सारी बात बता दी। अगले दिन भैया मंदिर से घर आए और हमने मिलकर एक प्लान बनाया। योजना के अनुसार मैंने फिर से नहाने का बहाना बनाया, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं आया। मुझे लगा कि वह डर गया होगा, फिर भी हमने प्लान के अनुसार काम जारी रखा। मैं बाथरूम में गई और दरवाजे का लॉक हमेशा की तरह खुला छोड़ दिया। इस बार भैया बाहर नजर रख रहे थे। जैसे ही मैंने नहाना शुरू किया, मुझे वहीं परछाई फिर से दिखी और मैं जोर से चिल्लाई। तभी भैया ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसे बुरी तरह से पीटकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और हमें चैन मिला, लेकिन जिसने मुझे किडनैप किया था उसकी पहचान अभी तक सामने नहीं आई थी। जो मुझे देखता था वह किडनैपर नहीं था। भैया अब ज्यादा समय मंदिर में बिताने लगे थे और कभी कभी मैं भी उनके साथ मंदिर जाने लगी। एक शाम जब हम दोनों मंदिर गए, मैंने वहां एक आदमी को देखा जो पंडित के वेश में था, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वह असली पुजारी नहीं था। मैंने उसके हाथ में वही कलावा देखा, वही वेशभूषा, और उसके शरीर से वही परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। जब वह बाहर निकला तो उसने वही हवाई चप्पल पहन रखी थी। तभी मुझे तुरंत समझ में आ गया कि वह किडनैपर था और कोई नहीं। मैंने भैया को इशारे से बताया ताकि वह भाग ना सके। जैसे ही वह गाड़ी में बैठने वाला था, भैया तेजी से उसकी तरफ दौड़े और उसे पकड़ लिया। भैया ने मुझे उसकी ओर इशारा किया और पूछा, कुछ याद आया? वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया और उसकी घबराहट देखकर भैया को तुरंत समझ आ गया कि वही किडनैपर था। फिर भैया ने वहीं पर उसकी पिटाई शुरू कर दी और मैंने भी उसके साथ काफी बदसलूकी की। इसके बाद भैया ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उसे जल्द ही उसके गुनाह की सजा भी मिल गई और हमें राहत मिली कि हम उस खतरनाक आदमी से मुक्ति पा चुके थे। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि सत्य की खोज कभी न छोड़ें, चाहे हालात जैसे भी हों। हमें अपने आसपास की सच्चाई को जानने का हक है और उस पर विश्वास करना चाहिए। भैया ने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाया और यही सच्चे प्रेम और बलिदान की मिसाल है। जीवन में कई बार हमें सच्चाई के रास्ते में मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन अंततः सत्य ही हमें सही दिशा दिखाता है। हमें कभी भी किसी पर अनायास शक नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हमें किसी बात का विश्वास हो तो हमें उसे उजागर करने का साहस रखना चाहिए। सच्चाई और न्याय की राह पर चलकर हम अपने जीवन को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें